जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। जागता हूं मैं एक अकेला, दुनिया सोती है। कितनी वहशत हिज्र की लंबी रात में होती है। शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, रिश्ता ही मेरी प्यास का पानी से नहीं है। नाजरीन आदाब, मेरा नाम हिलाल फरीद है और मैं इस ऑनलाइन महफिल में आपका खैर मकदम करता हूं। आज की ये महफिल उर्दू के मुमताज शायर कुंवर इखलाक मोहम्मद खां शहरयार की याद में सर सैयद फाउंडेशन लंदन के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िद की जा रही है। महफिल का मकसद नाजरीन की तवज्जो शहरयार के फ़न और उनकी शख्सियत की तरफ ले जाना है, ताकि वो इस अनोखे शायर के फ़न को बेहतर समझ सकें और उससे ज़्यादा महजूज हो सकें। आज की इस गुफ्तगू में मेरे साथ दिल्ली से शामिल हैं डॉक्टर रखशंदा जलील और जद्दे से डॉक्टर मोहम्मद सईद खां साहब। डॉक्टर रखशंदा जलील एक मारूफ मुतरजिम, नक्काद और अदबी मौर्रिख हैं। न सिर्फ उनके मज़ामीन अंग्रेज़ी के मोतबर अखबारों और जरीदों में छपते रहे हैं, बल्कि वो 25-30 किताबों की मुसन्निफ़ा भी हैं, जिनमें शहरयार पर उनकी किताब शहरयार अ लाइफ इन पोइट्री भी शामिल है। रखशंदा हिंदुस्तानी आवाज़ के नाम की एक अंजुमन की रूह रवा भी हैं, जिसके ज़रिए वो हिंदुस्तानी अदब और सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए कोशां रहती हैं। हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद सईद खां यूं तो माहिर माशियात हैं, लेकिन वो उर्दू शेर व अदब के एक संजीदा और बाज़ौक़ कारी भी हैं। सईद साहब ने अलीगढ़, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, फिर AMU में मुदर्रिस रहे और अब जद्दा यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और अपनी बेगम गजाला अजीज साहिबा के साथ मिलकर कई चैरिटेबल वीडियोस भी चलाते हैं और उनको काफ़ी इसमें ताउन लोगों का हासिल है। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले, क्योंकि वो शहरयार पर किताब लिख चुकी हैं, इसलिए मैं रखशंदा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तासरात का इजहार फरमाएं। एक मिनट डॉक्टर हिलाल फरीद, इससे पहले और माजरत के साथ डॉक्टर रखशंदा से, डॉक्टर हिलाल फरीद ने मेरा तारुफ खास तौर से खासा जनरसली कराया और डॉक्टर रखशंदा का कराया, जिसकी वो मुस्तहिक हैं, लेकिन इनका तारुफ भी किसी को कराना चाहिए, डॉक्टर हिलाल फरीद का। डॉक्टर हिलाल फरीद, तो ये जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ खुद से। डॉक्टर हिलाल फरीद पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बहुत क्वालिफाइड आदमी है। ये कहा जाता है कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जितनी डिग्रियां हो सकती हैं सब इनके पास है, लेकिन उर्दू अदब, खुद शायर भी हैं और उर्दू अदब पे और उसकी तारीख पे इनकी बहुत गहरी नज़र है। तो ये मेरी राय इनके बारे में है और शायरी में इनका अपना अलग एक अंदाज है और किसी भी आई मीन ट्रेंड से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होते। चलिए, ये उनका तारुफ है। अब लोग अब आगे
अब लोग कहने लगेंगे मन तोरा हाजी बगोयम तू मोरा हाजी बगो। खैर चलिए, तो अब हम चलते हैं रक्षंदा साहबा की तरफ। रक्षंदा, आप बुरा नहीं मानेंगी अगर मैं आपको रक्षंदा कहूँ? बिल्कुल नहीं, कतई तौर पे नहीं। नाम है। और चलें तो रक्षंदा, जरा आप बताएं, आपसे तो बड़ा लंबा एसोसिएशन शहरयार साहब का रहा है, और जाहिर है इसीलिए आपने ये किताब भी लिखी। तो आप जरा बताइए कि क्या आपके तासरात हैं उनके बारे में। जी, किताब वैसे असल में मैंने इसलिए नहीं लिखी कि मैं उन्हें ज़ाती तौर पे जानती थी। ज़ाती तौर पे जानने से कुछ चीज़ें थीं जो मेरे ज़हन में थीं। किताब का असली नाम है अ लाइफ इन पोएट्री, तो जी जिसको कहते हैं लिटरेरी बायोग्राफी। यानी इसमें कुछ डिटेल्स हैं जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं। मसलन जैसे कि वो खाना बहुत अच्छा पकाते थे, या दोस्तों के दोस्त थे, या अच्छे कपड़ों का शौक था। तो इंसिडेंटल डिटेल्स हैं, लेकिन मुझे कोई उनकी जी ज़ाती ज़िंदगी में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी इस किताब को लिखते वक़्त। हाँ, क्या? ये ज़रूर है, कुछ चीज़ें जो जिनका असर उनकी शायरी पे होता है। तवाज़ुन मसलन, जैसे वो कहते थे कि खाने में बैलेंस, खाना पकाने में बैलेंस उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे शायरी में। ये चीज़ें कान में पड़ती थी, एक लंबे अरसे से सुनती थी मैं ये बातें। कहीं न कहीं वो एक नैरेटिव की शक्ल लेने लगीं जब मैं ये किताब लिखना शुरू की। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि शहरयार साहब से, जिनको मैं असल में शहरयार मामू कहती थी, उनसे एक जनरेशनल, इंटरजेनरेशनल दोस्ती थी। यानी वो मेरे नाना के शागिर्द थे, जाहिर, दोनों मामुओं के आप दोस्त। सुरूर साहब की बात कर रही हैं? जी, आप मैं प्रोफेसर आले अहमद सुरूर साहब की बात कर रही जी हूँ, जिनके वो स्टूडेंट भी थे, और फिर डिपार्टमेंट में भी साथ रहा, और बहुत अब्बा के रिटायरमेंट के बहुत लंबे अरसे बाद तक उनसे दोस्ती रही। मेरी नानी को वो अम्मी कहते थे। मेरे दोनों मामू उनके दोस्त थे। मेरी वालदा को अपनी बहन समझते थे, तो उस लिहाज से मैं उनको मामू कहती थी। एक चीज़ और जो उनका ये कहना था, मेरी कोई मेमोरी नहीं है ऐसी, उनका ये कहना था कि बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे एबीसी लिखना उन्होंने सिखाई, और उनका ये कहना था मैं कुछ भी कर लूं उनके लिए वो काफी इसलिए है क्योंकि ये गुरु दक्षिणा है, क्या बात। जो मुझे खर्ज है। तो बहरहाल आपने एबीसी सीखी और आप अंग्रेजी में लिख रही हैं। अगर अलिफ बे पे ते सीखी होती तो उर्दू में शायरी कर रही होती। मुझे उनसे ये रंजिश थी कि उर्दू के उस्ताद होके, उस वक्त तक वो एक एस्टेब्लिश शायर थे मेरी पैदाइश के वक्त तक, तो क्यों नहीं उन्होंने मुझे अलिफ बे सिखाई। काश मैं आज उर्दू में लिख रही होती। क्या बात है। तो ये जो किताब है, इसकी ये शक्ल है, शहरयार लाइफ इन पोएट्री। कहीं ये वो गुरु दक्षिणा को चुकाने की कोशिश है, कहीं मेरी अपनी दिलचस्पी जो रही है, मैंने तरक्की पसंद तहरीक पे बहुत काम किया है, और उसके उस थीसिस को लिखते वक्त भी शहरयार साहब का बहुत बड़ा एक रोल था। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो, चूंकि मैंने उर्दू अदब को क्लासरूम में तो पढ़ा नहीं है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वो एक सरल तरीके से मुझे बता सकते थे। यानी आम गुफ्तगू में या खाने की मेज पे बैठ के, चलते फिरते, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। स्पेशली जैसे जदीद शायरी में जो ये पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट है कि कम्युनिकेशन जो एक कैजुअलिटी है। जी मतलब पूरी किताब है इस पे, तो कि जो कम्युनिकेशन एक तरह से कैजुअलिटी हो जाती है जदीद फिक्शन में, जदीद शायरी में। तो इस पे जो उनके व्यूज थे, तो ये सब बातें मेरे जहन में थी। फिर मुझे लगता था कि वो खुद कहाँ लोकेटेड हैं, क्या वो जो एक इंटरसेक्शन जिसे हम कहते हैं, जो तरक्की पसंदी और जदीदियत का इंटरसेक्शन है, क्या वो हम वहां पे हमें खड़े मिलते हैं? क्या उनकी शुरुआत तरक्की पसंदी से होती है, फिर वो जदीद की तरफ जाने लगते हैं, या फिर उनका एक अपना ही रंग रहता है जो दोनों से कुछ ना कुछ लेता है, लेकिन एक नई शक्ल में उनकी शायरी में उभर के आता है। आपने बहुत अच्छा इस वक्त माहौल बना दिया है, और यहाँ पे मैं आपको रोकता हूँ, और मैं सईद साहब को लाऊंगा 1 मिनट में, लेकिन हम जल्दी से उनकी जो किताबें हैं, जो उनके शायरी की किताबें हैं, उसके नाम से गुजर लेते हैं। इसमें आजम उन्होंने, ये किताब पहली उनकी किताब थी, आपने भी 65 इसमें आजम 1965 में ये मंजर आम पे आई। उसके बाद सातवां दर 1969 में, 1969, हिज्र के मौसम 1978 में, और ख्वाब का दर बंद है 1987 में आई, और ये बहुत मकबूल हुई, और इसी पे उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला।
सईद साहब की तरफ चलते हैं। सईद, ये बताइए कि आप उस वक्त यूनिवर्सिटी में काफी एक्टिव थे और आपका जाहिर है अदब से भी बड़ा गहरा इन्वॉल्वमेंट था, और पॉलिटिक्स से भी आप यूनिवर्सिटी में बड़े आशना थे और मुतहर्रिक थे। और मैं आपके तासरात जानना चाहता हूँ शहरयार के बारे में, फिर हम वापस आएंगे रखशंदा साहिबा पे और गुफ्तगू जारी की जाए। देखिए, अलीगढ़ में मैं वैसे तो शोबे उर्दू से वाबस्ता था, लेकिन चूंकि अदब से दिलचस्पी होने के नाते उर्दू डिपार्टमेंट में भी और हिंदी डिपार्टमेंट में भी तकरीबन हर एक के साथ उठना बैठना रहा मेरा। और जैसा कि आपने कहा कि पॉलिटिकली एक्टिव भी था मैं, जैसे यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इलेक्टेड मेंबर रहा या एकेडमिक काउंसिल का इलेक्टेड मेंबर रहा, वो सारी एक्टिविटीज भी थी। लेकिन दैट अपार्ट शहरयार साहब से मेरा जाती अच्छा खासा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं उनके बहुत ही करीबी लोगों में से था, लेकिन बहुत अच्छी उनसे जैसे कहते हैं उठक बैठक वो थी उनके साथ। शहरयार साहब भी पॉलिटिकली एक्टिव थे, वो भी एएमयू की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर भी रहे और भी कोर्ट के भी शायद मेंबर रहे वो। और यूनिवर्सिटी में जो भी इलेक्शन लड़ता है वो खास तौर से, और वैसे भी डिपार्टमेंट की अपनी सियासत होती है, तो अगर एक शख्स के कुछ 10 चाहने वाले हैं तो 10 ऐसे भी होते हैं जो उनकी बुराई करते नजर आएंगे। लेकिन शहरयार साहब के बारे में जो मैंने एक बात महसूस की एएमयू में, वो ये थी, उनके या तो दोस्त थे या दोस्त नहीं थे, मतलब उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन शहरयार की बुराई करते हुए कम से कम मुझे कोई नहीं मिला कि शहरयार साहब यूं और शहरयार साहब यूं। और शहरयार साहब से गुफ्तगू करने पे बड़े शफीक से नजर आते थे वो। जैसे मैं तो बहुत जूनियर था उनके मुकाबले में, बहुत ही ज्यादा वाला जूनियर, और शहरयार एक एस्टैब्लिश न सिर्फ उर्दू यूनिवर्सिटी में बल्कि उर्दू अदब में एस्टैब्लिश नाम थे उस वक्त। अगर साहित्य अकेडमी का तो इनाम उनको मिल ही चुका था उस वक्त, जिस वक्त मैं वहाँ बहैसियत लेक्चरर मेरा तकर्रुर हुआ, तो जाहिर है बड़ा नाम था शहरयार साहब। लेकिन मुझसे भी उसी तरह से शफकत से मिलते थे, तो ये नहीं लगता था कि मुझे अपनी कुछ कद के कम होने का एहसास हो, जैसे बहुत शफकत के साथ, यानी आप कंफर्टेबल फील करते हैं, इतनी बड़ी शख्सियत के उसमें आप वो नहीं होते ओवरशैडो। तो ये बात खास तौर से। अभी मैं आऊंगा आपके पास। मेरा ताल्लुक जो शहरयार साहब से था वो, क्योंकि आप लोगों ने अपना ताल्लुक बताया और ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि हम लोग उनके जरिए कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। मैं जो था जाकिर बाग में रहता था और मेरा घर 10 जाकिर बाग था, और इनका था, जिसमें ये शहरयार साहब खलील साहब के घर में रहते थे, 33 जाकिर बाग मेरे घर के पीछे था। और कम्मू खलील साहब के साहबजादे, उनका बेटा, मेरा बहुत करीबी दोस्त था। हम लोग एक ही क्लास में थे और साथ मेरा क्लासमेट रहा है कम्मू। जी जी, तो हम लोग साथ रिक्शे पे जाते थे रखशंदा। तो उस दोस्ती की वजह से मेरा आना जाना खलील साहब के यहाँ था, और मैं वहाँ पे शहरयार साहब को देखता था जब शहरयार साहब बिल्कुल लड़के थे। और वहाँ पे महफिलें होती थी, उस वक्त हमें कुछ इतनी सुध-बुध तो थी नहीं, उन महफिलों की आवाजें सुनते थे, वाह वाह और ये सब हो रहा होता था उसमें, लेकिन उससे हमें ज्यादा वो नहीं रहता। फिर वहां से हम चले गए, फिर मैंने जब शायरी शुरू की, फिर शहपर साहब से मेरी मुलाकात हुई और शहपर साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कुछ लोगों से अदबी महफिलों में। फिर शहरयार साहब से को मैंने रीडिस्कवर किया। और जब उस जमाने में हम लोग जब शेर वेर कहते थे, वो हम लोगों का जमाना तो वो था कि हमारे साथ के लोग रात में फिर फोर्सेस रिक्वेस्ट सुनते थे और सामने सुबह आके भूले भू करते थे। उस जमाने में शायरी वायरी का जिक्र करना आसान काम नहीं होता था लड़कों के लिए, वो कुछ ऐसी बीमारी समझी जाती थी। खैर, तो मुझे बड़ा डर लगा कि इनको मैं इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ, बचपन से मैं उन्हें चच्चा कहता था, तो अब मैं कैसे इनको बताऊंगा कि मैं शेर कहता हूँ। तो बड़ी घबराहट हुई, लेकिन फिर बताया और उन्होंने उसके बाद से मेरी इतनी हौसला अफजाई की है। सईद तो जानते हैं, वो हर वक्त मुझे वो करते थे, हर फिर उर्दू के डिपार्टमेंट की महफिलों में हमेशा उनका वो रहा, और बहुत मोहब्बत के साथ हर जगह। और आखिर में तो उनसे ऐसी वो हो गई थी कि वो मुझे फोन करते थे तकरीबन हर हफ्ता जब मैं यहाँ आ गया था, और लंबी लंबी गुफ्तगू बहुत रात में होती थी और सब चीजें बताते थे, अपने ताज़ा गजलें सुनाते थे वगैरह। तो ये हम लोगों का ताल्लुक है उनसे, तो ये भी नाजरीन जान जाएं कि किस तरीके से हम शहरयार से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब मेरे ख्याल में हम आते हैं उनकी शायरी की तरफ
थोड़ा सा। तो रक्षंदा कह रही थी उस वक्त जदीद और तरक्की पसंद में ये किस तरीके से वो दोनों, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो दोनों कश्तियों में थे या नहीं थे। रक्षंदा से ही मैं पूछूंगा कि वो क्या कहना चाहती हैं इस सिलसिले में। जी, मैं असल में ये बता रही थी कि इस किताब को लिखने की वजह क्या थी। तो मुझे लगता है कि मेरी जो दिलचस्पी तरक्की पसंद तहरीक में थी, मैं देखना चाहती थी कि जो उसका उरूज था, जो उसका हाई नून था, जब वो पीरियड खत्म होता है, ये तो नहीं कि वो खला में चली गई उसके बाद और कुछ ऐसी कोई उसका कोई असर नहीं रहा, या उसमें से कुछ और चीजें, कोई नई शाखें नहीं फूटी, ऐसा भी नहीं था। तो मैं समझने की कोशिश में थी कि खलील साहब खुद, मसलन खलील रहमान आज़मी साहब खुद, शुरू में हम कह सकते हैं कि वो क्लियरली तरक्की पसंद तहरीक के साथ थे, लेकिन उसके बाद इतनी कह रहे कि वो उससे हट के अलग हो गए, लेकिन हाँ, उन्होंने उसको ऑब्जेक्टिवली देखना भी शुरू किया। उनकी शायरी में हमें वो असरात नजर आते हैं जो आज हम ब्रॉडली स्पीकिंग कह सकते हैं मॉडर्निज्म का हिस्सा है। तो मुझे दिलचस्पी थी इस बात को देखने में कि जो लोग एक जगह से सफर शुरू करते हैं, जरूरी नहीं कि वो उसी रास्ते पे चलते चले जाएं। कुछ लोग यकीनन ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोगों का रास्ता और रास्तों से जाके मिलता है, ऐसा मुझे मेरा अंदाजा था। बेहतरीन। तो जी जी जी, आप मैं यहाँ पे सईद साहब को भी लाना चाह रहा था। सईद साहब, आप क्या समझते हैं वो कि कहाँ कहाँ वो फिट होंगे शहरियार साहब? ये जो डिवीजन होता है क्लासिकल और तरक्की पसंद और मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न वगैरह। मेरा ख्याल यह है कि जो भी मेरी महदूद नॉलेज है, मेरा महदूद मुताला है अदब का और खासतौर से शहरियार साहब की शायरी का, मुझे ऐसा लगता है कि उनके यहाँ शेड्स तो हैं, तरक्की पसंदी के भी शेड्स मिल जाएंगे कहीं कहीं, और क्लासिकियत के कम है। मुझे यह हो सकता है लोग इत्तेफाक ना करें इस बात से, इसलिए कि उनकी लफ्जियात तो बिल्कुल ही अलग है, उनके अपने इस्तियारे हैं, और कुछ खास इस्तियारे ऐसे हैं जो शेर पढ़ते ही अंदाजा होता है कि शहरियार का शेर है। बेशक। लेकिन जो मौजू है तरक्की पसंद शायरी का, उनका डिक्शन तो यकीनन शहरियार साहब के पास नहीं है वो वाला, लेकिन मौजू तकरीबन वही है जहां पर अगर अपने वक्त की तकालीफ हैं और एक जनरेशन के की महरूमी का और उसकी नाकामियों का एहसास है, तो वहां कहीं ना कहीं उम्मीद की बातें भी वो करते हैं जो तरक्की पसंदों क्या था। अब ये शेर जो मैंने पढ़ा था, जो शुरू के इंट्रोडक्शन में, कि स्याह रात नहीं लेती एग्जैक्टली वही शेर, तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का, ये तो लगता है तरक्की पसंद शेर बिल्कुल। एग्जैक्टली। माफ कीजिएगा, एक इंटरव्यू में मैंने तवील इंटरव्यू किया था हिंदू के लिए, तो ये शेर जो अभी हिलाल साहब आपने पढ़ा, इसी का हवाला देते हुए शहरियार साहब ने अपनी बात कहने की कोशिश की थी। और ये वो वक्त था जब गुजरात राइट्स हुए थे, ये 2002 के आसपास की बात है जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी। तो उनका इशारा पॉलिटिकल फोर्सेस की तरफ था। और एक बहुत मुख्तसर सी नज़्म, मुमकिन है आप में से आपको शायद याद हो, वो कुछ इस तरह से है: वो जो आसमां पे सितारा है, उसे अपनी आंखों से देख लो, उसे अपने हाथों से तोड़ लो, उसे अपने होठों से चूम लो, कि उसी पे हमला है रात का। क्या तो बात! अब ये पॉलिटिकल नज़्म है। अब आप इसको कोई कैटेगरी देना चाहें कि आप इसे प्रोग्रेसिव कहें या कुछ कहें, लेकिन है तो ये पॉलिटिकल नज़्म। क्या अच्छी बात, क्या अच्छी नज़्म आपने, क्या अच्छी नज़्म, और बहुत मौके से आपने पढ़ी है। और ये मैं आगे एक चीज में मुझे एक ये, जब इसकी तलाश कर रहा था तो एक ये मजमून मिल गया वारिस किरमानी साहब का, और उन्होंने ये बड़ी दिलचस्प बात, मतलब हर आदमी का अपना वो होता है नजरिया, उन्होंने एक आध चीजें बड़ी दिलचस्प इसमें लिखी हैं। मैं वो, अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ दूं। तो वो ये है कि शहरियार की शायरी पर तनकीदी मज़ामीन पढ़ता हूँ या खुद लिखने का इरादा करता हूँ तो कुर्बत और दोस्ती के बावजूद वो रूपोश हो जाते हैं और गिरफ्त में आने से गुरीज करते हैं। वो माजी से इतना कटे हुए हैं कि उनकी शायरी को लावलत कहा जा सकता है। इस मामले में वो अपने उस्ताद खलीलुर रहमान आज़मी, ये रक्षंदा कह रही थी, अपने उस्ताद खलीलुर रहमान आज़मी से 2 कदम आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने खलील की तरह तरक्की पसंद शायरी को तलाक देकर जदीद शायरी से अक़द सानी नहीं किया।
उनकी शायरी पर कदीम या जदीद शायरी की इस्तिलाह आयद नहीं होती। वो रिवायत के परवरदा कतन नहीं है। फारूकी साहब की साहब नजरी और शेर फहमी तस्लीम, लेकिन वो भी इस सिलसिले में अजराह मतानत शहरियार के यहाँ रिवायत को झुटलाने की हिम्मत न कर सके। उसके बाद उन्होंने एक वो कोट किया है। तो ये भी एक पहलू तो हम देख ही रहे हैं कि शहरियार की शायरी के बाद के ऊपर ये हम सबकी राय बन रही है और पहले भी रही है कि उनको भी जैसे कि आम अच्छी शायरी के साथ होता है कि उसे आप किसी खांचे में फिट नहीं कर सकते। लेकिन इस बात को भी तस्लीम करना चाहिए कि क्लासिकल रिगर से वो नावाकिफ नहीं थे। जिस किस्म की तालीम उनकी रही थी, उर्दू डिपार्टमेंट जो उस वक्त का एक बहुत मतलब आप कह सकते हैं उर्दू का सुतून था उस वक्त, रहा है एक लंबे अरसे से, तो वहां जो उनकी तालीम रही थी तो क्लासिकल रिवायत से वो वाकिफ होते हुए उन रचे बसे हुए थे उस रिवायत में, और फिर शायद उन्होंने अपना एक रास्ता इख्तियार किया। आपने बिल्कुल सही बात कही और मैं इसकी बिल्कुल तायीद करूंगा। देखिए, मेरा उनसे बड़ा बेतकल्लुफ वो था आपका, और हम लोग एक तो शायरी वाला सर्कल था, फिर हमारा एक दूसरा सर्कल था जो बिल्कुल सोशल था, जिसमें शायरी नहीं है लेकिन अदबी बातें होती थी। वो हम लोग इफ्तिखार आलम साहब के यहाँ तकरीबन हर हफ्ते मिलते थे, ताश के वो बहुत शौकीन थे, हम लोग खेलते थे। और एक बात थी शहरियार साहब में, शहरियार साहब को मौके के लतीफे और मौके का शेर बड़ा बहुत ही बिल्कुल वो बरजस्ता कहते थे, और लोगों के शेर लोगों ने बहुत याद, और लोगों के शेर। और वही मैं आपकी बात को वो कर रहा हूँ जो आपने कही थी, उसी की मैं तायीद कर रहा हूँ। वो उनके साथ ये था कि जब भी वो शेर कोट करते थे वो क्लासिकल शायर का होता था जी। हमेशा वो क्लासिकल शायर का कोट करते थे। वो सौदा का करेंगे, वो दाग का करेंगे, वो गालिब का करेंगे। वो बहुत ही कम ऐसा होता था। और वो जो सोशल किस्म की उनके साथ बैठकें होती थी, गैर ठोस शायरी वाली नहीं, शेरी नशिस्तें, उसमें वो बेपनाह लतीफे और वो कोट किया करते थे। और बहुत ही रेयरली वो खलील साहब से वो बेइंतहा मुतासिर थे और उनका वो बहुत अदब करते थे, उनके कर देते थे कभी कभार, लेकिन ज्यादातर उनके जो कोट किए हुए शेर होते थे वो क्लासिकल शोरा के होते थे। तो ये बिल्कुल सही कह रही है। यहाँ एक बात मैं अर्ज कर दूं हिलाल साहब कि मेरा अपना जाती तौर पे ये मानना है, हालांकि मैं न नक़ाद हूं न शायर हूं, कि कोई भी शायर शायद उतना बड़ा शायर ना बन पाए जितने शहरियार थे अगर उसने क्लासिकी शायरी ढंग से पढ़ी नहीं है। तो उनका ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि उनको क्लासिकल पोएट्री के शेर बहुत ज्यादा थे जी। और इसमें दो राय नहीं है कि उनको शेर बहुत ज्यादा थे, मौके से उनको सुनाते थे, विटी बहुत थे, और बहरहाल बागो बहार शख्सियत जिसको कहा जाता है वो थे जी। और ये बात, और एक चीज और जो जैसे तरक्की पसंद शायरी का जो एक खास वो है कि जहां वो जो एक्सप्लॉइटेड सेक्शन है उसकी तर्जुमानी करते हैं उसके दुखों की, वहीं कहीं ना कहीं हौसले की भी बात होती है। तो शहरियार के यहाँ भी बावजूद उसके कि सारी जो एक असरी एक वो है हिजान है और इंसान बड़ा एलियनेटेड फील कर रहा है, बड़ा डिप्राइव्ड महसूस कर रहा है, तो वहाँ हौसले की बात भी पूरी करते हैं ताकि उन्हीं मुश्किलों में अपना रास्ता निकालना है उन्हें। फॉर एग्जाम्पल मैं उनका एक शेर पढ़ रहा हूँ, उम्र का बाकी सफर करना है इस शर्त के साथ, धूप देखें तो उससे साए से ताबीर करें। क्या तो बात, उनकी धूप मुश्किल नहीं है यानी। और एक बात और खासतौर से वो इसी जगह मुनासिब रहेगी कि शहरियार जब भी इसका जिक्र कर रहे हैं तो वो ऐसी जगहों पे वर्ड हम यूज करते हैं, यानी वो अपनी जात की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरी जनरेशन की या पूरी वो जो इस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उनका एक शेर कोट करूं। आप ये सईद ये शेर कोट किए, उसके बाद हमें रुकना पड़ेगा, हमारे 30 मिनट हो रहे हैं। मैं सारे अपने उनसे करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं जितने लोग इसमें शामिल हैं कि वो दूसरी मीटिंग 10 मिनट में शुरू होने वाली है, उनका इन्विटेशन जा चुका है, उसमें दोबारा शामिल हो जाएं और हम वहां से उसको फिर टेकअप करेंगे। शेर पढ़े सईद साहब जी। शहरियार का जैसे एक शेर है कि आंखों को सबकी नींद भी दी, ख्वाब भी दिए, हमको शुमार करती रही दुश्मनों में रात। तो हम की जगह वो मुझ भी यूज कर सकते थे, मुझको शुमार करती है, लेकिन वो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, यानी वो अपनी जाती खाली बात नहीं कर रहे हैं बल्कि एक जनरेशन की बात कर रहे हैं अपने।
क्या अच्छी बात है, वाह वाह। जनरेशन में मेरे ख्याल से बहुत सी चीजें, ये उनकी शहरी शायरी है, वो एक शहरी सेंसिबिलिटी का जिक्र कर रहे हैं, जो अपने गांव देहात कस्बों रूट से कट ऑफ हैं। तो जो अर्बन एलियनेशन है, जो हमने कम से कम 2 डेकेड्स पहले अंग्रेजी में देखा है, 2 या 3 डेकेड्स पहले टी.एस. एलियट में देखा, या वो एंग्री यंग मैन का जो तस्वुर था उसमें देखा, वो हमें शहरयार की शायरी में 70s 80s तक नजर आ रहा है। एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल एक शहरी क्रीचर है, और कहीं उसमें एक एंग्स्ट है, एक एलियनेशन की फीलिंग है, और कहीं शायद ये वजह भी है कि जहां से वो उठ के आया था वहां से अब उसका ताल्लुक कट गया है, और अब वो एक शहर में रह रहा है। तो जो शहरी जिंदगी के जो मसले हैं, मेरे ख्याल से उससे भी जाके ये बात जो हम कर रहे हैं ये कहीं मिलती है। बिल्कुल, बेशक मिलती है। और इसमें इसका अब जब हम आएंगे तो जरा उनके इख्तियारों की भी बात करेंगे, क्योंकि उनके इख्तियारे, जैसे सईद साहब ने कहा और आपने भी कहा रक्षंदा, कि उनके अपने इख्तियारे थे कुछ, तो उसका हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे।